तो दोस्तों, आपका स्वागत है प्यारी से हमारे मैगी शो चैनल में। और मैं आज आपके लिए फुल रोमांटिक स्कूल लव स्टोरी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको पसंद आएगी। जिस किसी को भी ड्रामा अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना और साथ में ज़रूर सब्सक्राइब करना हमारे मैगी शो चैनल को। एंड इस कहानी में हमारी हीरोइन का नाम याया होता है एंड इस कहानी में हमारे हीरो का नाम फूशाओ होता है, जो कि फू परिवार का बेटा होता है, जो कि रिच फैमिली से आता है। एंड जो यायाओ होती है वो एक गरीब परिवार की बेटी होती है। उसके जो पिता होते हैं वो जेल में होते हैं, उसकी माँ बीमार होती है। तो अब कहानी स्टार्ट होती है ऐसे है कि जो यायाओ होती है वो एक बुक्स निकाल रही होती है। तभी दो लड़कियां बात करती हैं कि यायाओ पढ़ने में अच्छी है, अगर ऐसा चलता रहा रैन तो तुम अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे, तो तुम्हें यायाओ को पढ़ाने से उसका दिमाग हटाना होगा। रैन जाके हमारी हीरोइन यायाओ को परेशान करती है। यायाओ कहती है वो तो लाइब्रेरी में से बस बुक्स निकाल रही है, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाती है कि तुम बड़ी आई पढ़ने वाली, तुम पढ़ के कौन सा कलेक्टर बन जाने वाली हो, तुम एक गरीब परिवार से हो, जो कि तुम गरीब की गरीबी रहोगी, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, तुम्हारी माँ जैसी थी वैसे तुम भी बनोगी, एकदम हाउस वाइफ। उसका मजाक उड़ा के रैन वहाँ से चली जाती है। यायाओ दुखी होती है और तभी वो गिर पड़ती है और उसके सर पे एक किताब भी गिरती है। उस किताब को देखती तो उसे पता चलता है ये किताब है, और उस किताब में जो जो चीज़ें लिखी हैं वो चीज़ें होने वाली हैं। उसे में दिखता है कि वो रैन से नंबर में अच्छी निकल जाएगी। रैन अपने छोटे फ्रेंड को भेजेगी उसे पटाने के लिए, जिसे यायाओ फू के साथ रिलेशनशिप में आ जाएगी। उसका पूरा ध्यान फू के साथ हो जाएगा और वो पढ़ाई से मन हटा लेगी। तो रैन इसी चीज़ का मौका पा के उसके अच्छे नंबर आ जाएंगे और उसे बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। उसे विश्वास नहीं होता कि वो एक कॉमिक बुक के अंदर है और उस बुक में जैसा लिखा होता है एकदम वैसा ही होने लगता है कि थोड़ी देर में आ जाता है फू शाओ। वो हैरान होती है कि फू परिवार का सबसे अमीर बंदा उसके पास आया उसकी मदद करने के लिए। और वो उस किताब की दूसरी लाइन को पढ़ती है जहाँ पे पता चलता है कि रैन ने फू से मदद मांगी होती है कि मैं अच्छे से पढ़ नहीं पा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि यायाओ अच्छे नंबर ना लाए, तो तुम यायाओ को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, तुम उसे अपने साथ घुमाने लेके जाओगे तो उसका मन नहीं लगेगा और जिससे उसके अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे। वो हेल्प मांगती है फूशाओ से। फूशाओ उसका फ्रेंड होता है तो वो रैन की मदद करने को तैयार हो जाता है। अब उसने सारी बातें कॉमिक में पहले ही पढ़ ली होती है, उसे विश्वास हो जाता है कि वो एक कॉमिक बुक के अंदर है और जो उसमें जैसा लिखा है उसका डी एंड वैसा ही होगा। वो फैसला करती है कि वो अपने साथ गलत नहीं होने देगी। अब वो क्लासरूम में बैठी होती है कि आधे घंटे बाद फूशाओ उसे फ्लावर लेके आ जाता है प्रपोज करने के लिए और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो चुपचाप खड़ी होती है और सीधा चल के फूशाओ के गाल पे किस कर लेती है और सोचती है कि अब की बार मैं गेम को चेंज करने वाली हूँ। इधर रैन हैरान हो जाती है, उसे अंदाज़ा नहीं था कि जो याया है वो ऐसा भी कर सकती है। फूशा हो जाता है, उसे कॉलेज से लेके बाहर घुमाने के लिए लेके जाता है जिससे उसका टाइम बर्बाद हो और वो क्लासेस ना ले पाए। हमारी हीरोइन सोचती है कि देखना मैं जो चाहती हूँ वह पा के ज़रूर आऊँगी। इधर रैन खुश हो रही होती है कि ऐसे यायाओ का पढ़ाई से मन हटता रहेगा और मैं अच्छे नंबर लाऊंगी। इधर सभी लोग पढ़ाई में लगे होते हैं, टीचर्स बता देती है कि तुम लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं। इधर वो अपना बैठ के पढ़ने में लगी होती है। तो फू सोचता है कि अगर ये पढ़ाई कर रही है तो उसके नंबर अच्छे आएंगे, तो फू उसे डिस्टर्ब करने का प्लान बनाता है। उसके पास जाता है कि हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है यार, तुम पूरा दिन पढ़ती रहोगी, हम लोग मस्ती कब करेंगे, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, तुम मुझे इग्नोर करती हो। वो सबसे पहले फूशा को किस करती है कि इतना हैंडसम रिच बंदा किसे मिलेगा, और फिर उसे बोलती है कि मेरी मदर आईसीयू में है, अगर मैं पढ़ूंगी नहीं तो मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, स्कॉलरशिप के पैसे से मैं अपनी माँ का इलाज कराती हूँ। फिर सुनने के बाद उसे हक कर लेता, बोलता तुम पढ़ाई की चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो तुम्हारी माँ का इलाज होने लगेगा। इधर वो फूशा की मदद से अपनी मॉम का बिल पे करवा लेती है और उसकी मॉम का ट्रीटमेंट चलता रहता है। इधर क्लास में वो दिन आता है जहाँ पे यायाओ के नंबर कम अच्छे आते हैं और रैन के अच्छे नंबर आते हैं। जहाँ पे यायाओ खड़ी होती है, टीचर से माफ़ी मांगती है कि वो ध्यान अपना पढ़ाई में लगाएगी और अच्छे से टीचर बोलती है पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। इधर उसके पास रैन हैप्पी होके आती है कि देखना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। हमारी हीरोइन यायाओ बोलती है कि अभी पूरा गेम दी एंड नहीं हुआ। तभी वहाँ पे फुआ आ जाता है जो कि यायाओ का ही सपोर्ट करता है और बोलता है यायाओ मेरी गर्लफ्रेंड है, कोई भी उसे बुली नहीं करेगा, ना ही उसे कोई डांटेगा।
लेकिन जो रैन होती है उसे जेलस फील हो रहा होता है कि उसका जो फ्रेंड फूशा है वो कुछ ज़्यादा यायाओ के करीब रहने लगा है। उसे जेलस हो रहा होता है। इधर वो देखती है कि चलते चलते भी फूशाओ यायाओ से ही बातें कर रहा है। रैन इस चीज़ का बोलती है कि तुम यायाओ से बातें क्यों कर रहे हो। वो बोलता है अगर मैं उससे बातें नहीं करूँगा तो बैठ के पढ़ने नहीं लगेगी। मैं तुम्हारे लिए तो ये सब कर रहा हूँ रैन, तुम क्या सोचने में लगी हो। इधर दूर से हमारी हीरोइन उन दोनों को देख रही होती है और सोचती है कि तुम दोनों मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। इधर वो और रैन दोनों साथ में स्कूल जा रहे होते हैं। एक कार हिट करने वाली होती है लेकिन वो खुद बीच में आ जाती है और उसके हाथ में और पैर में दोनों में ही खून बहने लगता है। उसे चोट लग जाती है तो फूशाओ उसे उठा कर लेके जाता है। इधर यायाओ ईविल से स्माइल देती है जहाँ पे रैन को समझ में आ जाता है कि यायाओ का ये प्लानिंग था। इधर वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। देखते हैं डॉक्टर बिजी है तो खुद से दवा लगाने लगता है और बोलता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे। और यहाँ से बोलता है कि तुम्हें अपने आप को कभी भी खतरे में लाने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो उसे बोलती है मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए आगे आई थी। और दूर से उसे रैन देख रही होती है। रैन को जेलस फील हो रहा होता है कि फू उसका दोस्त बदलता जा रहा है। उसे बहुत ये चीज़ बुरी लगती है। इधर फू शाओ फुटबॉल खेल रहा होता है। रैन आती है उसके लिए पानी लेके कि फू शाओ तुमने बहुत अच्छा खेला, चलो पानी पी लो। लेकिन वो उसके दी हुई बोतल से पानी नहीं पीता और बोलता है मुझे पानी नहीं पीना। और जैसे ही देखता है कि यायाओ आ गई तो उसे जाके हक कर लेता है और बोलता है मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था। इधर यायाओ फ़ोन में बात ही कर रही होती है फू से कि रैन और रैन की फ्रेंड हमारी हीरोइन यायाओ को एक कमरे में लेके जाती है। उसे बोलती है कि तुम फू से दूर हो जाओ क्योंकि फू की फैमिली और मेरी फैमिली ने बहुत पहले उसका शादी बचपन में फ़िक्स कर दिया होता है। हमारी हीरोइन ये करने से मना करती है। वो लोग उसे धमकी देते कि तुम बात नहीं मानोगी तो हम तुम्हें पकड़ के पीटेंगे। लेकिन यायाओ ने फ़ोन कट नहीं किया होता फू का और फू ये सारी बातें फ़ोन से सुन रहा होता है। वो कमरा दूर के वहाँ पे आ जाता है और बोलता है रैन तुम ये क्या कर रही हो। हमारी हीरोइन बोलती है कि रैन ने मुझे भी बताया कि तुम लोगों का शादी बचपन में ही फिक्स कर दिया गया था। तुम्हारे और उसके माँ बाप बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो फू। वो बोलता है ऐसी बात नहीं। हमारी हीरोइन बोलती तुमने मुझे चीट किया, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती और बोलती है मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके पीछे फू जा रहा होता है तो रैन फू को रोकती है कि तुम उसके पीछे मत जाओ, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, हमारी फैमिली रिच है, ये तो गरीब परिवार के लड़के, इसका कोई भी फ्यूचर नहीं है। लेकिन फू बात नहीं मानता और जाता है यायाओ के पीछे और रैन ये देखती रह जाती है। इधर वो रैन गुस्सा करती रह जाती है। इधर फू बोलता है मेरी बात समझने की कोशिश करो यायाओ। यायाओ रोते हुए बोलती है कि जब तुम्हारा रिश्ता रैन के साथ था तो तुमने मुझे कॉलेज में सभी के सामने प्रपोज क्यों किया। लेकिन वो उसको कुछ नहीं बोलता, उसकी गर्दन पकड़ के खुद से उसे लिप किस कर लेता है बोलते हुए कि मैं तुम्हें अब सच में प्यार करने लगा हूँ, तुम मेरी बात सुनने की कोशिश करो। वो कहती है कि रैन का फ़ोन आ रहा है, क्या तुम उसे उठाओगे। वो बोलता है मैं इस फ़ोन को नहीं उठाऊँगा। तो वो उसे रिटर्न में किस कर देती है, बोलती है कि तुम मुझे अब धोखा मत देना। वो कहता है नहीं मैं तुम्हें बिल्कुल भी धोखा नहीं दूंगा, तुम बस मेरी बात सुनो कि जैसा रैन ने कहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी हीरोइन सोचती है कि मैं इस गेम को बहुत ही जल्दी एंड कर दूंगी और ये सब वो बातें अपने मन के अंदर कह रही होती है कि मुझे पता है फूशाओ तुम ये सब रैन के लिए कर रहे हो क्योंकि वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है। इधर कॉलेज में सभी लोग ने एग्ज़ाम दिए होते हैं और आज नंबर सबके आने वाले होते हैं। इधर सबसे टॉप में रैन आती है, सभी लोग तारीफ़ कर रहे होते हैं रैन की कि यार तो तुमने कमाल कर दिया, सीधे तुम तो टॉप नंबर 1 पे आ गई। सभी लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं कि यायाओ तो सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के पीछे रही, उसने अपने नंबर इतने भी अच्छे नहीं ला पाए, उसका नाम सबसे लास्ट में लिखा है, वो सबसे 0 नंबर पे है। और सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। रैन बोलती है कि तुम्हें स्कॉलरशिप चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, पहले घुटनों के बल होके भीख मांगो क्योंकि स्कॉलरशिप से तुम्हारी माँ का इलाज होता है। लेकिन हमारी हीरोइन ये सब करने से मना कर रही होती है। वो भी रोकता है कि रैन ये सब मत करो प्लीज़, ये सब बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है। तभी हमारी हीरोइन अपना हाथ फू से हटा लेती है और बोलती है तुम्हें खुशी मिल गई फू ना ये सब करके। अब मुझे पता चला कि तुम ये सब क्यों कर रहे थे, क्योंकि तुम रैन का मदद करना चाह रहे थे क्या, ताकि मेरा पढ़ाई से ध्यान हट सके और मेरे नंबर कम आ सके जैसा तुमने कहा। बिल्कुल वैसा हो चुका है, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो चुका है। तभी वहाँ पे बड़े यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आते हैं जो कि इस कॉलेज के सबसे टॉप के बच्चों को लेने के लिए आए होते हैं। वो तुरंत ही यायाओ का नाम लेते हैं। सभी लोग बोलते हैं यायाओ को तो सबसे कम नंबर आए हैं, सबसे टॉप में तो रैन है। सभी लड़कियां बोलती हैं हाँ रैन ने टॉप किया ना कि यायाओ ने। यायाओ के तो पॉइंट सिर्फ 50-60 हैं, वो तो बहुत ही कम पॉइंट्स है। प्रोफेसर बोलते हैं नहीं मुझे कोई भी गलती नहीं हुई, जिस लड़की को हमने चूज़ किया वो यायाओ है। तो उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने पे ध्यान लगाया, लेकिन जो क्वेश्चन जो पजल अल्फ़ाबेट सॉल्व किए यायाओ ने
वो एकदम बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किए गए। हम उसे नंबर्स की वजह से नहीं ले रहे, नंबर तो हर कोई अच्छा ले आता है, लेकिन तुम सभी लोगों ने पजल्स पर ध्यान ही नहीं दिया, तुम सब लोग क्वेश्चन में लगे रहे। उसने पजल को बहुत प्रोफेशनल तरीक़ों से सॉल्व किया गया। इसी रीज़न से मैं उसे यूनिवर्सिटी में बुला रहा हूँ। और भले ही आया के नंबर कम हो, लेकिन उसकी जो लिखने की टेक्निक थी और लाइन बाय लाइन रूल को अपनाना और बहुत अच्छे से लिखना, इस वजह से उसे हमने एंटर किया है अपनी यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी हर नंबर वाले को नहीं चूज़ करती, सब में कुछ ना कुछ खासियत ज़रूर होती है। इधर उसके पीछे फू जा रहा होता है यायाओ के, लेकिन रैन रोकने की कोशिश करती है फू को कि तुम फू मत जाओ। वो बोलता है नहीं, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, इससे यायाओ को बहुत हर्ट हुआ होगा, लेकिन अब हमारी तुम्हारी दोस्ती ख़त्म, मैं यायाओ को नहीं छोड़ सकता। इधर यायाओ सोचती चलो ये गेम यहीं पे ख़त्म होता है, अब मुझे तुम्हारे साथ नया गेम नहीं खेलना पड़ेगा फू, और गाड़ी में बैठ के वहाँ से वो चली जाती है। यायाओ होती है हॉस्पिटल में। प्रोफेसर बोलते हैं कि तुम वाकई बहुत अच्छी लड़की हो, भले ही तुम्हारे नंबर कम आए, लेकिन तुम्हारी लिखने की ट्रिक जिसे तुमने पजल्स को सॉल्व किया है वो काफ़ी प्रोफेशनल लग रहा था। और वो सब बोलते हैं कि अब से तुम्हारी माँ का हॉस्पिटल का बिल स्कूल वाले उठाएंगे, बस तुम अपना पढ़ाई में मन लगा के रखना। उसे एक कार्ड देते जिसमें 2 मिलियन होते हैं, उसे एक विला भी देते रहने के लिए कि वो अच्छे से अपना पढ़ाई कंप्लीट कर सके और कंपनी के लिए बहुत अच्छा सा काम कर सके। वो कहती है थैंक यू प्रोफेसर। वो कहता है ठीक है, तुम अच्छे से अपना पढ़ाई में मन लगाओ। इधर हमारी हीरोइन हॉस्पिटल में होती है कि उसे ढूंढते ढूंढते फूशावा आ जाता है, जो कि उसे माफ़ी मांगता है। वो उससे बोलती है दूर हट जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम जाओ अपने दोस्त रैन के पास। वो समझाता है कि रैन उसकी बचपन की दोस्त थी, लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूँ, प्लीज़ तुम मुझे दूसरा चांस क्यों नहीं देती, तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती। और यायाओ बोलते मैं कैसे सोचूं, तुमने मुझे एक बार ऑलरेडी धोखा दे दिया, तुम चाहते हो कि मैं दोबारा धोखा खा जाऊँ। वहाँ पर रैन भी आई होती है इन दोनों की बातें सुनने के लिए। हमारी हीरोइन नोटिस करती है कि वहाँ पे रैन आ चुकी है, तो वो बोलती है कि तुम लोगों का शादी तो बहुत पहले ही फिक्स हो गया था, अब उसका तुम क्या करोगे। वो बोलता है रुको, मैं अभी रैन के फादर से मना कर देता हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगा। वो तुरंत ही रैन के फादर को फ़ोन करता है कि अंकल मैं शादी नहीं कर सकता रैन से, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। रैन ये सुनने के बाद तो हैरान हो जाती है। वो जवाब मांगती है फूशाओ से कि तुम इसके प्यार में कब पड़ गए, क्या तुम हमारी दोस्ती को भूल गए, हमारी फैमिली के रिश्ते के बारे में। वो समझाता है कि तुम पागल हो चुकी हो। तब तक यायाओ वहाँ से जा चुकी होती है, तो फू भी जाता है यायाओ के पीछे। इधर रैन एक फिर से नया प्लान बनाती है। वो यायाओ के फादर को जेल से निकालने को किसी को ऑर्डर देती है। यायाओ के फादर जेल से निकलने के बाद तुरंत ही यायाओ के यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं। सभी लोगों के सामने बातें बना रहे होते हैं कि मेरी बेटी ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि हम लोग बूढ़े हैं, क्योंकि हम उसे अच्छा पैसा कमा के नहीं दे पा रहे। हमारी हीरोइन बोलती है कि तुम एक ऐसे पिता हो जिसने सिर्फ जुआ खेला, जुआ खेलने की वजह से वो जेल गया, तुमने कभी मेरी और मेरी माँ का ख्याल कभी भी नहीं रखा। मैं अपनी माँ का इलाज खुद अपने दम पे अपने पैसों से करवा रही हूँ। उसके फादर बोलते तुम झूठ बोल रही हो। वो कहती है मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रही, मेरे पास प्रूफ है कि तुम कितना जुआ खेलते हो, तुम्हें क्यों पुलिस लेके गई थी, मैं ये सब क्राइम सबके सामने लाऊंगी, तब तुम मानोगी मेरे प्यारे फादर। सभी लोग विश्वास करने लगते हैं कि हाँ हाँ ये जो नई लड़की आई है कॉलेज में, जो याया है वो सही कह रही। तभी यहाँ पे प्रोफेसर आ जाते हैं जो कि बोलते हैं मुझे पता है कि कौन ख्याल रख रहा है यायाओ की मदर का, वो सिर्फ यायाओ है, और मुझे पता है कि तुम उसके पिता होते हुए भी तुम उसे सिर्फ नोचने के लिए यहाँ पे आए हो। और तुरंत के गार्ड्स को बोलते हैं कि यहाँ से ले जाओ इस आदमी को, और रैन का प्लान फिर से बेकार हो जाता है। इधर हमारी हीरोइन रास्ते में जा रही होती है यायाओ, उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, एंड वो मिस्टर फू होते हैं जो कि उसे बोलते हैं कि मुझे डर है कि तुम्हारे फादर तुम्हें किडनैप करने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो बहुत ही मवाली और बदमाश टाइप के दिखते हैं। मैं तुम्हारे साथ घर तक चलता हूँ तो मैं छोड़ दूंगा चल के। वो बोलते हैं मैं खुद जा सकती हूँ, लेकिन वो आधे रास्ते में उसे फिर से फ़ोन करता है कि तुम कहाँ पे हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा चल के। वो कहती नहीं मैं खुद से चली जाऊँगी। तभी वो फ़ोन कट ही कर पाती, उससे पहले ही उसके फादर आ जाते हैं जो कि उसे दवा सूंघा के उसे बेहोश कर देते हैं, और उसका फ़ोन ज़मीन पे गिर जाता है। फू को लगता है, ऐसा लगता है कि किसी ने गड़बड़ करी है यायाओ के साथ। इधर जो यायाओ के फादर होते हैं वो किसी औरत को फ़ोन करते हैं कि हाँ मैंने आपका काम कर दिया है। वो औरत बोलती है कि इस गांव में जाके यायाओ को वहाँ पे छोड़ दो जाके। फू आता तो देखता है कि यायाओ का फ़ोन ज़मीन में गिरा पड़ा है और यहाँ से अभी एक वैन गई है। वो समझ जाता है कि किसी ने वैन में किडनैप कर लिया है यायाओ को। इधर यायाओ के फादर एक गाँव में जाके अपनी बेटी को बेच देते हैं कि मुझे इस मैडम ने कहा था इस लड़की को यहाँ पर बेचने के लिए, मुझे मेरा पैसा दे दो। वो पैसा लेता है, यायाओ के फादर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमारी हीरोइन यायाओ को होश आता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके फादर ने उसे आज बेच दिया और आज वो एक आदमी की पत्नी बनने वाली है। वो आदमी छेड़छाड़ कर रहा होता है, वो बच्चा पागल सा होता है। वो बच्चा होता नहीं, लेकिन उसकी सारी हरकतें छोटे बच्चों वाली होती हैं क्योंकि वो मेंटल होता है।
वो जो औरत होती है उस बच्चे की, वो पीटती है यायाओ को कि तुमने मेरे बेटे को कैसे पीटा। और इसके बाद वो यायाओ को एक दवा खिला देती हैं कि तुम कितना भी कोशिश करोगी, आज तुम मेरे बच्चे से बच नहीं पाओगी और तुम मुझे एक प्यारा सा ग्रैंड सन दोगी, पोता दोगी। और वो औरत वहाँ से चली जाती है। इधर जो यायाओ होती है मदद के लिए पुकार रही होती है कि आंटी प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तभी वहाँ पे वो आता है जो कि दरवाजे को तोड़ के अंदर आता है और वो देखता है कि एक बदमाश उसे परेशान कर रहा है। उस बदमाश को लात मारता है और यायाओ से बोलता है कि तुम डरो मत, मैं आ चुका हूँ। यायाओ बोलती है प्लीज़ मुझे यहाँ से बचा के ले चलो। वो बोलता है रुको, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ या तो हॉस्पिटल ले चलता हूँ। वो काफ़ी डरी हुई होती है। वो देखती है कि उसकी कंडीशन काफ़ी बदतर होती जा रही है, तो वो से हेल्प मांगती है कि उसे हॉस्पिटल नहीं जाना। और बोलती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ना, तो तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं करते। वो उसे बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम बाद में रिग्रेट फील मत करना। वो कहती है बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद जो यायाओ होती है एंड जो मिस्टर फूसाओ होते हैं, वो कार में दोनों एक दूसरे को किस करते हैं एंड घर जाते जाते दोनों एक दूसरे के साथ क्लोज हो जाते हैं, नाइट वगैरह स्पेंड करते हैं और अब से दोनों एकदम पार्टनर बन जाते हैं। अगले दिन उठते हैं, उसे कल रात का सब कुछ याद आता है। फूशाओ बोलता है क्या हो गया। फूशाओ से बताता है कि मैंने तुम्हारी माँ के लिए बहुत अच्छा सर्जन ढूंढ लिया है जो कि सर्जरी करेगा तुम्हारी माँ की। वो खुश हो जाती है। हॉस्पिटल जाती है तो पता चलता है उसकी माँ को होश आ गया है, तो अपनी मॉम से मिलती है। वाकई बहुत खुश होती है कि मॉम फाइनली आपको होश आ गया, आप चिंता मत कीजिए, आप बहुत जल्दी और अच्छे से रिकवर हो जाएंगी। उसकी माँ बोलती है हाँ। फिर उसकी माँ दोबारा कोमा में चली जाती हैं। इसके बाद वो मिलने जाती है डायरेक्टर लिन ने, क्योंकि डायरेक्टर लिन ने उसे बुलाया होता है अपने कैबिन पे। वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम्हारे इतने कम नंबर होने के बाद भी यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन कैसे हो सकता है। वो उसे बोलती है कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ। इधर वो बाहर जाती है, वो दुखी होती है। फूशाओ से बोल रहा होता है अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, हम सब अब एक हो चुके हैं। याया समझाते हैं कि मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपना मामला खुद ही सुलझा सकती हूँ। और गुस्से में वहाँ से वो चली जाती है। अब उसके ऊपर एक बैठक बिठाई जाती है कि तुमने पैसों की रौब की वजह से तुमने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है। वो समझाती है कि इस पेन ड्राइव के अंदर वो सारे क्वेश्चन हैं जो कि मैंने सॉल्व किए हैं। तो अभी भी वो प्रोफेशनल मतलब डायरेक्टर मान नहीं रहा होता और बोलते हैं कि इतना प्रूफ काफ़ी नहीं है। वो बताती है कि उसने सारी बुक पढ़ रखी है, उसे इस बुक का बहुत सारा नॉलेज है, वो चाहे तो उससे पूछ सकते हैं। लेकिन जो डायरेक्टर होते हैं अभी भी नहीं मान रहे होते, वो कह रहे होते हैं कि तुम अभी भी झूठ बोल रही हो, तुम्हारी माँ का सर्जरी का पैसा कहाँ से आ रहा है। वो दिखाती है कि उसका एक फ्रेंड उसे हेल्प कर रहा है, बाद में वो जॉब जब करेगी तो उसे पे कर देगी। लेकिन जो डायरेक्टर होते हैं अभी भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे होते। तभी वो रिकॉर्डिंग सुनवाती है जहाँ पे रैन बोल रही होती है कि डायरेक्टर लिन कुछ भी हो जाए आपको यायाओ को उस यूनिवर्सिटी से निकालना होगा जिससे वो पढ़ ना पाए। ये देख के डायरेक्टर गुस्साने लगते हैं कि ये सब फेक है, तुम ये सब बकवास कहाँ से ला रही हो वीडियो। वो बोलते क्योंकि रैन ने आपको पैसे भरे हैं ना, तभी आपको ये सब लग रहा है, और मैं असली हूँ, सच हूँ, तो आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। लेकिन वो दुखी बैठी होती है शांति से। तो उसके पास फुशावा आता है और बोलता है कि तुम दुखी मत बैठो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और रात का हम सीन देखते हैं जहाँ पे वो और भी प्रूफ इकट्ठा कर रही होती है और अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है। वो प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जाती है प्रोफेसर से। प्रोफेसर से पता चलता है कि डायरेक्टर लिन ने उसे प्रोजेक्ट पे काम करने से मना कर दिया। वो बोलती है ये प्रोजेक्ट मेरा था, मैंने मेहनत से बनाया था। वो बोलते मैं क्या ही कर सकता हूँ, उन्होंने तुम्हारी स्कॉलरशिप भी बंद कर दी है। वो उसे दिलासा दे रहे होते, तभी उन दोनों का कोई फ़ोटो क्लिक कर लेता है। इधर वो हॉस्पिटल में जाती तो पता चलता है कि उसकी माँ की कंडीशन ख़राब हो रही है क्योंकि दवा ओवरडोज काम कर रही है। तो और भी परेशान हो जाती है कि अभी तक तो उसकी माँ ठीक थी, एकदम से सब कैसे होने लगा, सारी परेशानी एकदम से उसकी तरफ कैसे आ रही हैं। फूशा उसे सहारा दे रहा होता है। वो उसे बोलती है मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत नहीं है। उसे लग रहा होता है कहीं फूशाओ रैन के लिए उसकी माँ को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा। वो फूशाओ को वहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन फूशाओ सीधा रैन के पास जाता और बोलता है कि तुम परेशान करना बंद करो यायाओ को, यायाओ बहुत अच्छी है, तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो। वो बोलती है कि तुम यायाओ में ऐसा क्या देख रहे हो जो तुम मुझ में नहीं देख पा रहे, मैं तुम्हें वाकई बहुत पसंद करती हूँ। वो बोलता है कि तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें इसका घाटा बाद में ज़रूर होगा। इधर रैन के घर वाले उससे बोलते हैं कि क्या तुम रैन परिवार को बर्बाद करना चाहती हो, ये तुम ये सब क्यों कर रही हो। इधर हम सीन देखते हैं फूशा अपने परिवार वालों को छोड़ देता है और एक वीडियो बनाता है कि मैं अपने परिवार को छोड़ रहा हूँ, या वो मेरे पैसे से प्यार नहीं करती बल्कि हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। इधर रैन ये वीडियो देखने के बाद डायरेक्टर के पास जाते हैं, उनसे मदद मांगने की कोशिश करती है कि डायरेक्टर प्लीज़ अब यायाओ को यहाँ से भगा दीजिए, वो मेरा सब कुछ बर्बाद करती जा रही है।
इधर एक मीटिंग रखी गई होती है जहाँ पे सारे बच्चे अपना अपना प्रोजेक्ट दिखा रहे होते हैं। पता चलता है कि डायरेक्टर लिन ने पहले से प्लान बना रखा है। वहाँ पे हमारी हीरोइन यायाओ भी होती है और मिस रैन रैन भी आई होती है, जो कि उस स्कूल की थी भी नहीं, तब भी वो उस कॉलेज में आती है। इधर डायरेक्टर लिन किसी एक बूढ़े प्रिंसिपल को इशारा करते हैं तो बूढ़ा प्रिंसिपल जाता है और वो बोलता है कि हमारे कॉलेज में कुछ ऐसे बच्चों की एंट्री हुई है जो कि अपना पावर का यूज़ करके यहाँ पे अच्छी सीट ले चुके हैं। पता चलता है कि ये सब डायरेक्टर लिन ने कहा होता है कि ये सब चीज़ें हैं, अगर तुम ऐसा करोगे, अगर तुम उसे फंसा दोगे उस लड़की को, तो तुम्हारा नाम होगा इस स्कूल में। इधर रैनन बोल रही होती है कि हाँ, इतने कम नंबर होने के बाद भी इसे इस यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन मिल गया। तभी हमारी हीरोइन खड़ी होती है और कहती है कि मैं अपने आप को प्रूव करूँगी कि मैं कोई धोखाधड़ी करके नहीं आई हूँ यहाँ पे। वो अपने नंबर दिखाती है, अपने किए हुए सम्स को सॉल्व करती है कि ये हाई क्वेश्चन वाले सम्स जो कि मैंने अकेले खुद से सॉल्व किए हैं, इतना कोई कर ही नहीं सकता है। जब एक फ़ोटो लीक होती है जहाँ पे प्रोफेसर उसके कंधों पे हाथ रखे होते हैं, सभी लोग कह रहे होते हैं कि प्रोफेसर का अफेयर चल रहा है यायाओ के साथ। अभी यायाओ बताती है कि मैं आपको पूरा वीडियो दिखाती हूँ और बताती है कि प्रोफेसर ने मुझसे ये बात करी थी और डायरेक्टर लिन ने जानबूझ के मेरी स्कॉलरशिप बंद करवा दी और मेरा प्रोजेक्ट भी मुझसे छीन लिया और मुझे मेरे प्रोजेक्ट पे काम करने से भी मना कर दिया। और रैन ने मेरी माँ की दवा में ओवरडोज दवा मिलाई, साथ साथ उसने मेरे पिता को पैसे भर के मुझे किडनैप करा के मुझे बेचने की कोशिश करी। इन दोनों ने बहुत गलत काम किए हैं। जब ये बात डायरेक्टर लिन को पता चलती है तो वो रैन को थप्पड़ मारते हैं कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है जो कि डायरेक्टर लिन को और रैन को दोनों को जेल ले जाती है। थोड़ी देर बाद फुशाओ आता है जो कि उसे हाक कर लेता है। अब दोनों साथ में हो जाते हैं और फुशाओ ने उसकी बहुत मदद की होती है और ड्रामा ख़त्म होता है।